कंटिन्यूसली पढ़। सो जो आज हम जो टॉपिक करना स्टार्ट कर रहे हैं वो है इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का। अब इनवॉइस का सबसे पहला टॉपिक क्या है? जीएसटी के अंदर जो इनवॉइस बनता है वो दो तरह के इनवॉइस बनते हैं। जो सबसे पहला होता है, जो मेन इनवॉइस होता है, उसे बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। जो जीएसटी के अंदर जो सबसे मेन इनवॉइस बनता है उसे टैक्स इनवॉइस भी कहा जाता है। टैक्स इनवॉइस क्यों कहा जाता है इसको? जो जीएसटी के अंदर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो उसे टैक्स इनवॉइस कहते हैं, या हम कहें इनवॉइस को ही टैक्स इनवॉइस कहते हैं। टैक्स इनवॉइस इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसके अंदर टैक्स होता है। यह सिंपल है, ठीक है। टैक्स इनवॉइस इसीलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसमें टैक्स होता है, जीएसटी लगा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है नोट्स के अंदर आईटीसी। अब आईटीसी के लिए क्या कह रहा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्या बोला है यहाँ पे? यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर टैक्स इनवॉइस, जो टैक्स इनवॉइस है, इज अ एसेंशियल, यानी मैं बिल की बात कर रहा हूँ। जो बिल आपको, जो आप बिल जब यूज करते हो, जब आप सेल करते हो, सप्लाई करते हो या परचेज करते हो, परचेज करते टाइम या सप्लाई करते टाइम आपके पास जो इनवॉइस होता है, उस इनवॉइस का फायदा क्या होता है? अब टैक्स इनवॉइस इज अ एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर द रेसिपिएंट टू अवेल आईटीसी। जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पढ़ोगे ना, उसके अंदर ये पॉइंट आएगा कि अगर आपको आईटीसी लेना है, ठीक है। अब आईटीसी क्या था मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगेन बता रहा हूं। आईटीसी जब आप परचेज करते हो कुछ, तो उस टाइम जब आपने टैक्स दिया होता है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। बट परचेज करने के पास के लिए आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना, तो उसी को ही कहते हैं टैक्स इनवॉइस। परचेज का मतलब जो आपके पास प्रूफ होगा, जो बिल आपके पास होगा, है ना, तो उसके लिए आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए अवेल करने के लिए। अवेल आईटीसी, अगर आपको आईटीसी अवेल करना है, अवेल का मतलब क्या होता है? अवेल का मतलब होता है अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है, ठीक है, तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है। अब टैक्स इनवॉइस सप्लाई का भी हो सकता है, परचेज का भी हो सकता है। अब परचेज का कैसे होगा? क्योंकि सामने वाले ने आपको दिया होगा, सामने वाले ने जब सप्लाई आपको किया होगा तो वो आपको इनवॉइस इशू करेगा, तो उसे परचेज का इनवॉइस कहते हैं। और जब आप सप्लाई करोगे और आप बिल इशू करोगे तो उसे सेल का इनवॉइस कहते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड से हो जाएगा। अब उसका फॉर्मेट क्या है? ये तो रही कि बात आईटीसी की, कि आईटीसी के लिए आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अब उसके बाद बोल रहा है कि फॉर्मेट कैसा हो, टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस का कोई भी फॉर्मेट प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है। गवर्नमेंट ने कोई भी एक फॉर्मेट प्रेस्क्राइब नहीं किया, ठीक है। बट कुछ सर्टन चीजें या सर्टन फील्ड्स उन्होंने बताई हैं कि आपके इनवॉइस के अंदर ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स में मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो इनवॉइस का ना कोई भी फॉर्मेट तय नहीं किया कि ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए, बट कुछ बेसिक थिंग्स है कि गवर्नमेंट ने बोला कि ये चीजें तो मेंशन होनी चाहिए इनवॉइस के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, आप अगर आपने इनवॉइस देखा हो, जीएसटी का इनवॉइस अगर आपने देखा हो, जब आप कहीं मॉल्स वगैरह के अंदर जाते हो या फिर आप किसी फूड आउटलेट पे जाते हो, तो आपको इनवॉइस कैसा मिलता है? एक स्लिप जैसा मिलता है। जो आपको बिल मिलता है वो कैसा मिलता है? जब आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो या फिर आप किसी मॉल्स वगैरह में जाते हो, तो आपको जो इनवॉइस है वो कैसा मिलता है? एक स्लिप की तरह मिलता है, लंबी सी स्लिप होती है। तो क्या वो भी टैक्स इनवॉइस है? हाँ, वो टैक्स इनवॉइस है, ठीक है। और कुछ इनवॉइस ऐसे होते हैं, जैसे आप कभी कंप्यूटर या लैपटॉप्स वगैरह परचेज करो या टेलीविजन परचेज करो, आप कभी परचेज करने जाओगे तो आपको इनवॉइस मिलता है ना, पूरा का पूरा A4 शीट के अंदर मिलता है, बड़ा सा इनवॉइस होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, चलो मैं आपको पे दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो, जीएसटी फूड बिल, देखो फूड के इस तरह के बिल होते हैं। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, आपको ये स्लिप तरह, इस टाइप की स्लिप मिलती है आपको, है ना। देखो
आई होप ये क्लियर हो आपको। ये आपको ये क्लियर दिख रहा है आपको? ये सुखदेव वैष्णो ढाबा, ये सुखदेव वो सोनीपत वाला, ये उसका बिल है। अब क्या क्या बेसिक थिंग्स होनी चाहिए आपके इनवॉइस के अंदर, जैसे यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, आई डोंट नो आपको दिख पा रहा हो या नहीं दिख पा रहा हो, मैं इसको जूम करूँ क्या? और ओहो, अच्छा आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजें आपको इनवॉइस के अंदर दिख रही हैं। आपको जीएसटी नंबर दिख रहा है, ठीक है। आपको बिल नंबर दिख रहा होगा, यानी इनवॉइस का नंबर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और डेट लिखी होगी, उस कंपनी का नाम लिखा होगा, यानी जिसने आपको इशू किया है ये इनवॉइस, उसका एड्रेस दे रखा होगा, ठीक है। उसका जीएसटी नंबर दे रखा होगा जो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर है। बिल नंबर हो गया, डेट हो गई, और फिर उसके बाद में आपका जो भी चीजें उसने सप्लाई की वो दे रखा होगा, उसका रेट दे रखा होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसका टोटल दे रखा होगा, 635 रुपीज का टोटल है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि नहीं देख पा रहे होगे, 635 रुपीज का टोटल है। इसमें पता नहीं क्या पराठा वगैरह खाया हुआ है। और फिर उसके बाद जीएसटी ऐड किया हुआ है, उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो जीएसटी उस पर ऐड किया हुआ है और टोटल बिल आपका आ गया। तो क्या यही सब चीजें जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो आपको याद करनी है कि इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? हाँ, इसका एक क्वेश्चन बन सकता है इनवॉइस का कि इनवॉइस के अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए, तो उसका क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो ये वही फील्ड्स हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट कोई अवेलेबल नहीं है, बट आपके पास कुछ सर्टेन फील्ड होनी चाहिए जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोल रखा है। वो भी हम देखेंगे। वैसे तो मैं आपको इनवॉइस में दिखा चुका हूँ कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, और वही बेसिक थिंग्स है जो होनी चाहिए आपके इनवॉइस के अंदर, जो मैंडेटरी। अब उसके बाद कह रहा है मोड, आपको इनवॉइस कैसे इशू करना है। देखो यहाँ पे ना आपको बायर की साइड से नहीं सोचना, आप सप्लायर की साइड से सोचो। आपको सप्लायर की साइड से सोचना है। आप सप्लायर हो, एक तरह से ये अज्यूम करो कि आपका बिजनेस है, ठीक है, और आपको एज अ सप्लायर सोचना है। तो आईटीसी के लिए उसने बोला कि अगर आपको आईटीसी लेना है तो आपके पास देखो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने फॉर्मेट बोला कि फॉर्मेट कैसा बन सकता है। फॉर्मेट कोई कंपलसरी नहीं है, आपके पास कुछ जो बेसिक थिंग्स हैं वो आपके इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है मोड। मोड में कह रहा है कि आप क्या इलेक्ट्रॉनिकली, यानी आप सॉफ्ट में भी रख सकते हो, सॉफ्ट कॉपी समझते हो, है ना। स्कैन एज अ स्कैन रख के, आपको जरूरी नहीं है आपको प्रिंट करके ही रखनी, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है, यानी आप फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब इसके बाद कौन इशू करेगा, हु शैल इशू, ऑब्वियसली सप्लायर इशू करेगा, है ना, सप्लायर इशू करेगा ना। बाकी ये वाला जो इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट है, आप इसको वो कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अच्छा, ये चीज एक इंपॉर्टेंट है कि कितनी कॉपीज में आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, कितनी कॉपीज में आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। देखो, मुझे इसको पढ़ने से पहले, ये स्लो को पढ़ने से पहले मुझे आप बताओ, आप अपना याद रखो, आप अपना सोचो कि जब भी आप कुछ परचेज करने जाते हो, जैसे पेट्रोल पंप पे भी जाते हो, या फिर आप क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल डलवाते हो, या फिर कहीं भी किसी भी मॉल के अंदर कुछ परचेज करने जाते हो, तो जो वो इनवॉइस आपको इशू करता है वो कितने इनवॉइस की कॉपी निकालता है? बताओ, अपने माइंड से बताओ, कॉमन सेंस से बताओ। वो बाद में बात करेंगे कि लॉ क्या कह रहा है। सो एवरीवन इज सेइंग कि 2 कॉपी, तो 2 कॉपीज वो निकालता है, ठीक है। एक कॉपी अपने पास और एक कॉपी आपको इशू कर देता है, जो कस्टमर, एक तो होती है कस्टमर कॉपी, ठीक है।
तो कस्टमर कॉपी को कस्टमर के पास दे देता है और जो एक खुद की कॉपी होती है वो अपने पास रख लेता है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल करेक्ट है। बट यहां पे लॉ में देखो क्या लिखा हुआ है, लॉ में ये लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आपको ट्रिप्लिकेट में इशू करना पड़ेगा। ट्रिप्लिकेट कैसे? ट्रिप्लिकेट एक तो रिसिपिएंट की यानी एक जो बायर है, एक तो बायर की कॉपी होगी, एक होगी सप्लायर की खुद की कॉपी होगी, और एक होगी ट्रांसपोर्टर की यानी जिसके थ्रू आप गुड्स को भेजवा रहे हो वन लोकेशन से अनदर लोकेशन में ट्रांसफर कर रहे हो। तो उस केस में आपको ट्रिप्लिकेट इशू करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर हम तो जब आप मॉल में परचेज करने जाते हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्टर तो होता ही नहीं, तो बिल्कुल ठीक है आपका कहना। तो उस केस में 2 कॉपी इशू होंगी बस। अगर आप जब ट्रांसपोर्ट होगा तो वहां पे 3 कॉपी हैं, समझ गए? यानी जो आपका आंसर था वो बिल्कुल करेक्ट था कि 2 कॉपी। जो अगर आप परचेज करने जाते हो डायरेक्टली तो वहां पे ट्रांसपोर्टर तो होता ही नहीं ना बीच में, तो फिर 2 ही कॉपी इशू करेगा वो। बट अगर ट्रांसपोर्टर भी है बीच में तो वहां पे ट्रिप्लिकेट कॉपीज के अंदर आपके इनवॉइस इशू होता है। और सर्विसेज के केस में क्या होता है? सर्विसेज के केस में तो खुद दिमाग लगाओ, ट्रांसपोर्टर तो हो ही नहीं सकता ना। एक बंदे ने सर्विस दी, सप्लायर होता है और रिसिपिएंट होता है, बीच में कोई होता ही नहीं, ठीक है? तो उसके अंदर कितनी? डुप्लीकेट के अंदर। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? 2 कॉपी, उसे डुप्लीकेट कहते हैं। एक तो रिसिपिएंट के लिए और एक सप्लायर के लिए, ठीक है? देखो ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अब पता लग रही होंगी इनवॉइस से रिलेटेड, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं गए होते, ठीक है? कल को अगर आप अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहोगे तो आपको पता होने चाहिए कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद एक मेन पॉइंट बोल रहा है कब आपको टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है। नो टैक्स इनवॉइस, कब जरूरत नहीं है? तो ये बोल रहा है रजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान से सुना, रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट, अगर वो चाहता है, मे का मतलब क्या होगा? मे का मतलब अगर उसको लगता है, मतलब वो उसकी मर्जी है। यहां पे मे लॉ के अंदर ना मे और शेल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। शेल अगर लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ पे शेल लिखा होता तो शेल का मतलब होता है कि उसको करना ही है, उसको नहीं करना। यहाँ पे तो मे नॉट लिखा हुआ है ना, तो अगर शेल नॉट लिखा होता, शेल नॉट का मतलब है कि उसको करना ही नहीं है। बट मे नॉट का मतलब है कि लॉ बोल रहा है आपकी मर्जी है कि आप करो या ना करो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आरपी जो रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन कौन? वही सप्लायर। सप्लायर मे नॉट इशू, मतलब अगर उसकी मर्जी है, अगर उसको इनवॉइस नहीं, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना। कब इशू नहीं करना? जब वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई का आप चैप्टर पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा तो जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप उसमें से देख सकते हो। वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब आपका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर 200 रुपीज से कम का है तो उस केस में टैक्स इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है। बट एक और चीज, अगर रिसिपिएंट बोल देता है कि नहीं मुझे इनवॉइस चाहिए ही चाहिए, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, तो आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये जो प्लस में ये लिखा हुआ है ना, तो उसकी कहानी है। अब मैं अच्छा एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली है, यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है, अब आप एक बात सोचो, एक चीज सोचो, यहां पे तो ऊपर लिख दिया इसने कि 200 से नीचे के जितने भी बिल हैं, अगर 200 रुपीज से जितने भी लेस के बिल हैं, आपको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। बट आप सोचो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे जो सप्लायर है वो खेल सकता है? ऐसा हो सकता है ना। अब एक जनरल स्टोर के बारे में बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ 200 से कम का ही परचेज करने आते होंगे डेली बेसिस पे। मतलब ऐसे होता होगा अगर उसके पास 100 कस्टमर आ रहे हैं दिन में, तो 100 में से जो 10 कस्टमर होंगे वही ज्यादा का सामान लेंगे, बाकी वही छोटे मोटे सामान लेते होंगे, है ना। या केमिस्ट की मैं बात करूं, चलो मैं केमिस्ट की बात कर लेता हूं। केमिस्ट का तो आप समझ सकते हो ना, हर कोई क्या थोक में थोड़ी मेडिसिन लेने जाता होगा। आप सोचो,
आप भी जब आप केमिस्ट के पास मेडिसिन लेने जाते हो, आप कितने की परचेज करते हो? कितने की? जरा 50 रुपीज, 100 रुपीज, 150 रुपीज, है ना? जस्ट एक टैबलेट ही ले, जो भी मतलब जो भी चीज आप परचेज करते हो, आप स्मॉल अमाउंट ही तो होता है। तो एक केमिस्ट के पास ज्यादातर कौन से लोग आएंगे? वो 200 से कम वाले ही आएंगे, ठीक है? तो मतलब उसका 90% जो कस्टमर का क्राउड होगा वो 200 से कम वाला होगा, और 200 से ऊपर वाला बहुत कम होगा। तो इसका मतलब क्या उसकी सेल, जो वो 200 से कम वाली जो सेल है, क्या वो काउंट ही नहीं होगी? काउंट होगी, बिल्कुल काउंट होगी। तो कैसे काउंट होगी? गवर्नमेंट ने बोला कि अब 200 से कम के जितने भी बिल हैं, आपको हर एक को अलग अलग इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है, बट पूरे दिन के एंड में जब आपका जो डे क्लोज होगा, क्लोजिंग ऑफ ईच डे, जैसे ही आपका दिन क्लोज होगा, आपको क्या करना होगा? एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवाइज्ड इनवॉइस। तो रिवाइज्ड इनवॉइस के अंदर क्या होता है? उसका पर्पस क्या है रिवाइज इनवॉइस का? अब रिवाइज का मतलब ही उसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम पुराना इनवॉइस को रिवाइज कर रहे हैं। तो क्या होता है? टू इनेबल रिसिपिएंट ऑफ सच सप्लाईज टू अवेल आईटीसी ऑन सच सप्लाईज। अब यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि आरपी में इशू अ रिवाइज इनवॉइस against the invoice already issued from the effective date of registration till the date of issue of registration certificate. देखो ये क्या चीज है रिवाइज इनवॉइस? देखो क्या है, मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर आपको याद हो तो याद करो। जब मैंने रजिस्ट्रेशन का चैप्टर में आपको करवा रहा था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज बोला था। एक मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, देखते हैं किस किस को कितना याद है। मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, ठीक है? रजिस्ट्रेशन की चैप्टर की कहानी आएगी अब यहाँ पे। मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है? आपकी जो लिमिट है, जो 40 लाख की जो लिमिट है, वो यहां पे कहीं क्रॉस हो गई, इधर कहीं क्रॉस हो गई लिमिट, ठीक है? इसकी डेट बता देता हूं, ये क्या डेट है। ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 4 2020 है, और ये जो ओवर हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2021, ठीक है? मेरी जो वो 40 लाख की जो लिमिट है, जो जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, याद आया होगा, तो वो क्रॉस हो गई मेरी 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2020 को लिमिट मेरी क्रॉस हो गई, मेरे 40 लाख पूरे हो गए, और मैंने इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा। मुझे बताओ मेरे पास कितना टाइम होता है रजिस्ट्रेशन कराने का? देखता हूं किस किस को याद है।